चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर था सेंसेशन। सेंसेशन देखा जाए तो चैप्टर में अटेंशन भी है, अटेंशन एंड परसेप्शन। तो हम लोग एक्चुअली अटेंशन को छोड़ दिए हैं। ये जब क्लास शुरू होगा तो उसके लिए रिजर्व रखे हैं इसको। तो सेंसेशन कंप्लीट कर दिए 100%। परसेप्शन में हुआ क्या था कि एक क्लास छूट गया था क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम आने वाला था और फिर हमको लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बीपीएससी के लिए, तो उसको हम छोड़ दिए थे। तो आज उम्मीद करते हैं कि परसेप्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट किए थे सेंसेशन से। थोड़ा सा रिव्यू करेंगे सेंसेशन। और हम लोग ये देखे थे कि देयर इज नो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन परसेप्शन एंड सेंसेशन। ये दोनों में ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं था। और जो सेंसेशन था उसको जब हम लोग इंटरप्रेट करते हैं तो दैट बिकम्स परसेप्शन। फिर हम लोग देखे परसेप्शन। तो परसेप्शन में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा वो था गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट, तो हम लोग गेस्टाल्ट थ्योरी को पढ़े थे। हम लोग जो और पढ़ चुके थे उसका जिसका क्वेश्चन अभी तक हम नहीं किए हैं वो बात करेंगे अभी कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोग को दिए थे कि कई बार एक मिनट शेयर करके पूछते हैं क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फिगर आप लोगों को दिख रहा है, ये फिगर में हम लोग ऊपर से जो नीचे पढ़ रहे हैं तो कुछ और पढ़ रहे हैं, और हम लोग जब लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो कुछ और पढ़ रहे हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा सर है? कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, क्या क्या? आवाज नहीं आ रहा किसी का। सर वो जो पेज है जूम हो गया हुआ है तो खाली एक तो पोर्शन दिख रहा है पेज का। हाँ, हम जूम किए हैं जानबूझ करके। अच्छा जूम किए हुए हैं। हाँ, नहीं उसमें तो नहीं तो पता चल जाएगा ना। मेरा क्वेश्चन है ना यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि ये जो फिगर आप लोग को दिखा रहे हैं, हम जो फिगर ऊपर में दिख रहा है, इसमें जो मिडिल फिगर हम लोग डिफरेंट वे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस प्रॉपर्टी को कि इधर से पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट तो कुछ और पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं तो कुछ और पढ़ते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के लिए क्या हम लोग, क्या है ये प्रॉपर्टी, इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? किसी को याद है? यस सर। बोलिए। सर ये था वो परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी करके था कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब डाउन ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्ट करते हैं, और एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ था। सही सही है। तो ये जो है इट इज परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी, और या परसेप्चुअल सेट भी हम लोग बोलते हैं। आप लोग एक मिनट वेट कीजिए। हाँ।
हाँ, तो बोल ये रहे थे कि आवर एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन। तो ये एक मुद्दा हम लोग देखे थे, और वही मुद्दा जो है हम लोग ये सब फिगर में देखे थे। दीज आर कॉल्ड एम्बिगस फिगर्स, ठीक। और फिर हम लोग पढ़े थे, अच्छा आप लोग को याद होगा कि एक और जूम करते हैं कहीं, हाँ ये फिगर आप लोग को याद होगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे क्या था, हाथ उठाइएगा पहले, क्या था, और यहाँ पे एक मिनट, हाँ हाथ उठाइए, यहाँ पर क्या था और इसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व्ड है, ये जो आपको दिख रहा है, क्या हम लोग देखे थे खास बात यहाँ पर। सर मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, आपका रेज नहीं हो रहा और बाकी लोग रेज, कोई और ये करके देखिए, रेज करके। हम नहीं पूछेंगे कि मतलब के लिए चेक कर रहे हैं कि रेज केवल क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है। हाँ शाश्वत का तो रेज हुआ है, तो आपका साइड से कुछ प्रॉब्लम है। तो किसी को याद नहीं आ रहा तो आप बोलिए, फिर हैंड रेज नहीं हो रहा तो भी बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए। सर इसमें था ना कि टॉप डाउन कुछ प्रोसेस था जिसमें कि वो हम लोग दो द को मिस कर दे रहे थे, एक द मतलब एक ही द बोल रहे थे। ठीक है, इसमें जो है आप लोगों को ध्यान होगा कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आई लव पेरिस इन द स्प्रिंग टाइम, ये पढ़ते हैं लोग। तो इसमें एक जो लिखा हुआ आई लव पेरिस इन द स्प्रिंग टाइम, तो ये द स्प्रिंग टाइम जो दो बार लिखा हुआ है ये हम लोग स्किप कर रहे थे। एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ टॉप डाउन प्रोसेसिंग, यानी कि हम वो नहीं पढ़ते केवल जो लिखा हुआ है, हमारा दिमाग भी काम करता है। कई बार वो बोलता है ये पढ़ो, तो हमारी आंखें जो होती है वो वही देखती है जो वो माइंड दिखाता है। दैट इज टॉप डाउन, ब्रेन से आंखों तक इंस्ट्रक्शन है, इतना ही देखना है। और अगर आंखों से ब्रेन तक इंस्ट्रक्शन जाएगा तो बोलेंगे हम लोग बॉटम अप प्रोसेसिंग। तो ये जो है ये फर्क है। आगे बढ़ते हम लोग। तो ये पढ़े थे, मोटिवेशन इमोशन का भी इफेक्ट जो था हम लोग परसेप्शन में पढ़े थे हम लोग। ये एक फिगर आप लोगों को दिखा करके बात किए थे कि इस फिगर में हम लोग को एक प्रिंसिपल सामने आया था। कोई बता सकता है कि ये कौन सा प्रिंसिपल था जो इस फिगर में सामने आया था? नहीं पता, ओके। ये जो था दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव स्टाइल। कुछ लोगों को जो राइट साइड में फिगर है उसमें ही ये जो लाइन है वो सीधा दिखाई पड़ता है। ये सर इसी में वो आप बोले थे ना सर कि वो एनालिटिकल और वो वाला जो, हाँ, लेकिन फिलहाल जो आप लोग मिस किए दैट इज कॉग्निटिव स्टाइल। तो इस कॉग्निटिव स्टाइल का नाम क्या है, किसी को याद है कि इस स्टाइल में जिनको ये लाइन सीधा दिखता है, ये लाइन, और जिनको ये लाइन सीधा दिखता है, इनमें जो ये सर हम बोलेंगे बोलिए। सर जिसको जैसे लेफ्ट हैंड ये ए बी, हाँ, जिसको ए दिखता है वो क्या है कि ये नाम सीधा बोलिए, सराउंड, नाम, केवल नाम, हमको उस स्टाइल का नाम जानना है कि जिन लोगों को ये लाइन सीधा दिख रहा है, ए में जो लाइन है, जिन लोगों को ये सीधा दिख रहा है उनका कॉग्निटिव स्टाइल हम क्या बता रहे हैं। है, और जिनको सर ये, एक है हाँ जिसको ए सीधा दिख रहा है वो हाँ फील्ड इंडिपेंडेंट है, और हाँ, जिसको बी जो ये दिख रहा है वो फील्ड डिपेंडेंट है। दैट इज करेक्ट। तो दीज पीपल आर, जिन लोगों को, हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंट किए थे, उस दिन आरती आई हुई थी तो आरती को बी ही लाइन सीधा दिख रहा था। बाकी अब यहाँ पे हमको एक नाम के लिए याद आ रहा है, आकांक्षा, आकांक्षा को ए वाला सीधा दिख रहा था। बट इसमें अगर हम आप, भी बोले थे। क्या, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये जो है ये
हमको याद नहीं है, जो ये दो लोगों को हमको याद रह गया है, दोनों का ए से नाम था, ऊपर में दिख गया होगा। एनीवे, तो ये जो है, जिन लोगों को ए में जो लाइन सीधा दिख रहा है उन लोगों को बोलते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट, और जिन लोगों को बी का लाइन सीधा दिख रहा है उन लोगों को बोलते हैं फील्ड डिपेंडेंट। तो ये होता है कि मतलब ये पर्टिकुलर स्टाइल है, और ये कोई नेगेटिव और पॉजिटिव बताए थे कि ये कोई नेगेटिव और पॉजिटिव बात नहीं है कि किसको क्या सीधा दिखता है। बात ये है कि दोनों लोग डिफरेंट होते हैं, उनको क्या पढ़ाया जाए वो डिफर करना चाहिए। जो लोग फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं वो ज़्यादा लॉजिकल और एनालिटिकल बातें सिखाई जानी चाहिए, और जो लोग फील्ड डिपेंडेंट होते हैं उनको सोशल जो नॉलेज होता है लोगों के बारे में, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अब हम लोग आते हैं आज का टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन। तो प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन एंड नेचर एंड नर्चर डिबेट। तो बात ये है, आप लोग इस बात को तभी समझ पाएंगे जबकि चलिए वो बात हम छोड़ते हैं, दूसरा बात पे आते हैं। आप लोगों को हम बताए थे कि नहीं, इसको छोड़ते हैं, हम थोड़ा सा बात को और ऑर्गेनाइज करते हैं कि नेचर और नर्चर डिबेट क्या है। ये इस बारे में साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को हम ऑलरेडी काफ़ी बता चुके हैं, एक बार रिव्यू कर रहे हैं कि व्हाट इज नेचर एंड नर्चर डिबेट। तो नेचर और नर्चर डिबेट जो है उसको समझने के लिए मेल और फीमेल बहुत बेहतर एग्जाम्पल होता है। तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर एक कोट, समझिएगा बात को मेरा, एक कोट को, ब्लेजर को अगर एक पहनने के लिए कहा जाए मेल और फीमेल को, तो मेल जो होते हैं वो अक्सर राइट हैंड वाला जो हाथ को पहले घुसाते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड को घुसा करके पहनते हैं। और अगर ये फीमेल को दिया जाए तो फीमेल, आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा कभी, तो वो पहले लेफ्ट हैंड को अंदर घुसाती है और उसके बाद राइट हैंड को अंदर घुसाती है। तो ये जो है, अब मुद्दा यहाँ पे एक बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आखिरकार ये डिफरेंसेस तो हैं, तो डिफरेंसेस हैं, तो इसमें क्वेश्चन उठेगा कि इज इट नेचर और इज इट नर्चर। मतलब कि क्या जन्मजात फीमेल जो होती है वो कोट को, ब्लेजर को पहनने के लिए लेफ्ट हैंड का ओरिएंटेशन होता है, या फिर वो दूसरी फीमेल को देख करके बात सीखती है। दिस डिबेट, अगर हम इस बात का फैसला कर सके तो हम बोलेंगे दिस डिबेट इज कॉल्ड नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। नेचर मतलब जन्मजात होता है, नर्चर मतलब लोगों को कैसे पाला जाता है। ये इस पर डिसाइड होगा कि लोग कैसा बिहेव करते हैं। तो ये एक रहा, एक और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम, जो हाँ सूरज बोलिए। घड़ी भी तो मतलब उल्टा ही पहनते हैं, मतलब हम लोग राइट हैंड में पहनते हैं तो लड़की लोग लेफ्ट हैंड में। हाँ, तो बात ये उठता है, यही बात उठता है कि क्या ये लर्न्ड बिहेवियर है, हाँ, और कि या ये जन्मजात है। तो ये अगर नेचर का रोल बहुत प्रोमिनेंट है तो बोलेंगे जन्मजात है, और अगर नर्चर का रोल है तो ये डिबेट आसानी से खत्म नहीं होता है। आप आसानी से इसको खत्म नहीं कर, इसके बहुत सारे स्टडीज होते हैं, तब जाकर के पता चलता है कि ये नेचर है या नर्चर है। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम मेल और फीमेल के डिफरेंसेज का, कि अगर फीमेल को बुक पकड़ा दिया जाए हाथ में और उनको बोला जाए लेकर के जाओ कहीं पे, और मेल को पकड़ा दिया जाए बुक, तो फीमेल जो होता है वो अक्सर अपने कमर पे उसको सपोर्ट लेकर के चलती है, कमर पे, और मेल जो होते हैं वो सीधा हाथ करके और उसको पकड़ के चलते हैं। तो फिर क्वेश्चन उठेगा, इज इट नेचर और इज इट नर्चर। हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे, ये अभी मेरा काम नहीं है, क्योंकि ये अलग चैप्टर्स हम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि दिस डिबेट परसिस्ट। तो अब बात ये है कि अब हम लोग समझेंगे कि परसेप्शन, कि जो हम परसीव करते हैं उसमें वो बातें जो होती है क्या जन्मजात होती है या फिर वो सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, क्योंकि हम उस क्वेश्चन को नहीं उठा रहे, कोर्ट वाला क्वेश्चन को और ये बुक वाला क्वेश्चन को इसलिए नहीं उठा रहे हैं क्योंकि ये अलग चैप्टर का है। लेकिन परसेप्शन में तो हम लोगों को ये क्लियर करना ही पड़ेगा कि जो हम देखते हैं वो विजुअल परसेप्शन, जो हम देखते हैं वो जो चीजें हैं वो
नेचर है या नर्चर है? तो हम आप लोगों से जानना चाह रहे हैं, आप लोगों को पहले बताए हैं, आप लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि परसेप्शन, एक पर्टिकुलर टाइप का परसेप्शन प्रोबेबली इट इज नेचर, यानी ये पर्टिकुलर टाइप का परसेप्शन जो है ये जन्मजात होने का चांसेस है? एक हाथ उठा। आप ज्यादा क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमको हिंट दे के लोगों को देखते हैं कहीं हमको पता नहीं आप सही बोलेंगे कि नहीं, बट बाकी लोगों को हिंट देते हैं ताकि ये लोग मेरे से भी कुछ लोग हाथ उठा सके। तो आप लोग को बच्चे छोटे बच्चों पे कोई एक्सपेरिमेंट हुआ हो, एकदम नया ताजा बच्चा जो है जन्म लिया है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर गए और पता चला कि ये पर्टिकुलर परसेप्शन तो लगता है जन्मजात है, ऐसा कुछ आया क्या? हाँ, एक हाथ उठा देव का, एक हाथ और उठा अमर का। ठीक है, कुछ तो हिंट काम किया। तो देव बताइए। डेप्थ परसेप्शन। या दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये डेप्थ परसेप्शन जो है ये ऐसा लगता है कि दिस परसेप्शन इज इनट, ये बचपन से ही बच्चों को होता है और इसीलिए छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं तो अक्सर सीढ़ियों से नहीं गिरते हैं, वो सीढ़ियों के पास जाके रुक जाते हैं। अब मेरा भतीजा था जब, तो वो सीढ़ी के पास जाकर के वो सो जाता था, मतलब समझिए इतना डर जाता था वो एक तरह से कि गिर न जाए, तो सीढ़ी के पास वो उस तरह से नहीं रहता था, वो सो ही जाता था वहां पर ताकि गिरने का चांसेस और भी कम हो जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इट इज इनट, इट इज नेचर। लेकिन क्या इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा कमी है जिससे हम 100% श्योर नहीं है कि ये इनट है? ये कौन बता सकता है? ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। इस एक्सपेरिमेंट में आप लिख नहीं सकते हैं कि वी आर श्योर दैट इट इज नेचर, इट इज लर्न्ड बिहेवियर, इट इज इनबोर्न बिहेवियर। ये आप मत लिखिएगा, नहीं लिख सकते हैं, हम गेस करेंगे प्रोबेबली। तो ऐसा प्रोबेबली क्यों बोल रहे हैं? इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो बच्चे क्रॉलिंग करते हैं उन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट हुआ था और उनको एक डेप्थ दिखाया गया था, डेप्थ के ऊपर में शीशा रख दिया गया था, तो उनको डेप्थ, वो शीशा को क्रॉस नहीं कर रहे थे। हाँ, किसी को याद? नहीं याद है, ओके। तो ये जो है इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो बच्चों पे हम स्टडी कर रहे हैं ये बच्चे ऑलरेडी क्रॉलिंग करना सीख चुके हैं, तो टाइम तो बीता है। बच्चा क्रॉलिंग जब करता है तो ये 5 मंथ्स या 6 मंथ्स का ये बच्चा होगा, ये 3 मंथ्स ही सही, लेकिन 3 मंथ्स तो वो दुनिया को देखा, तो हम अभी श्योर नहीं है कि ये जन्मजात है क्योंकि हम उसका एक्सपीरियंस भी है। तो ये इतना आसान नहीं है सॉल्व करना, बट स्टिल वी कैन से दैट ये अर्ली इन द लाइफ हम डेप्थ को परसीव करना, गहराई को परसीव करना सीख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि वही बात वापस आ रहे हैं, अब उसको छोड़ करके मतलब उससे आगे बात करते हैं। बात यह है कि क्या ये परसेप्शन जन्मजात है, ये क्वेश्चन उठता है। तो कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा समझिएगा। जो लोग, हम लोग कैसे स्टडी करेंगे? जो लोग जन्म से ही अंधे हों या फिर जन्म के ठीक बाद कुछ ही दिनों के अंदर ब्लाइंड हो गए हो और फ्यूचर में आफ्टर 20 इयर्स और 25 इयर्स उनका आईसाइट को रिस्टोर कर दिया जाए, आईसाइट को रिस्टोर कर दिया जाए। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है ये कर नहीं सकते, ये हम लोग ढूंढते हैं कि कोई ऐसा है पर्सन जिसका आंख का रोशनी वापस लाया गया लेकिन वो जन्म से अंधा था। ऐसा कोई अगर इक्का दुक्का केस मिल जाए, मिलते हैं कुछ कुछ केस, कम मिलते हैं। तो अगर आई साइट जैसे डॉक्टर्स उसका रिस्टोर कर देते हैं और उसके साथ ही वो सब कुछ परसीव करना शुरू कर दे, देखना, समझना, कोई मूव कर रहा है उसको समझ ले, सब कुछ अगर वो नॉर्मल करने लगे तो हम लोग बोलेंगे कि इट इज इनट, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी वो
वो कंफर्टेबल हो गया। तो बात यह है कि ये स्टडी क्या बताते हैं? स्टडी बताते हैं कि जिन लोगों का ऐसा केस रहता है, यानी कि वो ब्लाइंड पैदा होते हैं और उनका आई साइट को रिस्टोर कर दिया जाता है फ्यूचर में, वो लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका मतलब है कि मतलब आई साइट रिस्टोर होने के बाद वो कलर और मतलब बोलने पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मूवमेंट को समझ सकते हैं। तो कुछ हद तक जो विजुअल परसेप्शन है, इट इज इन इट, क्योंकि वो परसीव कर लेते हैं। लेकिन इस स्टडी में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल विजन, वो नॉर्मल विजन जो होता है, वो नॉर्मल परसेप्शन उनका नहीं हो पाता। उनको हर रिकॉग्निशन के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है। हम जिसको बहुत आसानी से जिन बातों को देख लेते हैं, उनको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन इनेट तो है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये इसका एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम बताएं जैसे कि वो पूरी तरह से नॉर्मल विजन उनका नहीं आ पाता है। फिर एक कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? जितना बात की है इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब विजन को रिस्टोर करते हैं तो डॉक्टर ये बता नहीं सकते कि क्या ये विजन पूरी तरह से नॉर्मली रिस्टोर हो गया। ये भी कौन कंफर्म करेगा कि नॉर्मली हुआ था, विजन रिस्टोर हुआ था कि नहीं हुआ था। तो एविडेंस जो है वो कंफ्लिक्टिंग नहीं, इनएडेक्वेट है। हम लोग इतना बोल सकते हैं कि विजुअल परसेप्शन में इननेट भी होते हैं, कुछ विजुअल परसेप्शन इननेट भी होते हैं। और क्या है? हाँ, और क्या है कि बच्चे जो काफी छोटे बच्चे, 3 डेज ओल्ड बच्चे, इसको समझ लीजिएगा। छोटे बच्चों को स्क्वायर्स दिखाया गया है इस तरह से, उनके आंख के सामने, मतलब जहां सोए हुए वहां रख दिए गए। इसमें से कुछ जो स्क्वायर्स हैं वो ग्रे कलर के हैं और कुछ जो स्क्वायर्स है वो कलरफुल है, को तो वो कलरफुल वाला बना दे रहे हैं। ये कलरफुल स्क्वायर्स है। तो ये देखा गया कि बच्चों का जो आंख है वो कलरफुल स्क्वायर पर ज्यादा देर टिका, यानी दे आर ओनली 3 डेज ओल्ड। तो हम ये बोल सकते हैं कि कलर परसेप्शन जो है इट इज इन इट, यानी बच्चे जो होते हैं जन्म के साथ ही कलर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को अभी तक जो एविडेंस मिला, that evidence is, it is not conclusive evidence, but we can say that perception is in it, some of the perceptions are in it. अब हम लोग आते हैं कि परसेप्शन ऐसे क्या एविडेंस है कि इट इज लर्न्ड। तो ये यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये एनिमल स्टडीज है, दीज आर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। एनिमल्स में बिल्ली के बच्चों को बिल्कुल जन्म के साथ अंधेरा में डाल दिया गया, और जब कभी भी, हमेशा अंधेरा में उनको रखा गया, और जब कभी भी उनको लाइट दिखाया गया तो 2 ग्रुप थे बिल्ली के बच्चों के। एक ग्रुप था जब उसको लाइट दिखाया गया तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइट दिखाया गया, और जो दूसरा ग्रुप था उसको वर्टिकल लाइट दिखाया गया, स्ट्राइप्स। क्या बोले? 2 ग्रुप थे बिल्ली के बच्चों के। एक ग्रुप केवल हॉरिजॉन्टल लाइट से एक्सपोज हुआ, बाकी हमेशा अंधेरा, जब लाइट चले तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, और दूसरा ग्रुप जब लाइट चले तो वर्टिकल लाइंस। जब इनको बाहर निकाला गया तो ये हॉरिजॉन्टल रॉड्स, मतलब ये ग्रुप जो है, ये वाला ए ग्रुप और बी ग्रुप, ए ग्रुप हॉरिजॉन्टल रॉड्स को रिकॉग्नाइज करता था और रिएक्ट करता था, लेकिन वर्टिकल रॉड को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। और जो वर्टिकल से एक्सपोज हुआ था वो वर्टिकल को तो रिकॉग्नाइज करता था और हॉरिजॉन्टल रॉड को इग्नोर कर देता था। तो ये जो है, ये अपने आप में एक प्रूफ है
कि विजुअल परसेप्शन में लर्निंग का रोल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। ऊपर में जो पहले बताएं कि एविडेंस दैट इज इनेट, जन्मजात है, ये बोलता है कि नहीं ये जो है ये इसमें लर्निंग का रोल है। और ये एक बात और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि इन किटन्स, बिल्ली के बच्चों के ब्रेन स्कैनिंग करके देखा गया तो ब्रेन में कोई डैमेज नहीं था। तो ब्रेन में कोई डैमेज नहीं है लेकिन इनका परसेप्शन डिफरेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज ड्यू टू एक्सपीरियंस। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इस कारण से इनका बिहेवियर, इनका परसेप्शन में डिफरेंस था। एक और भी हमारे पास एविडेंस है, एंड दैट एविडेंस इज कि कुछ लोग जो होते हैं वो जानबूझ करके ऐसे गॉगल्स पहनते हैं, मतलब जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, वॉलंटियर्स होते हैं जिनमें दुनिया उल्टी हो जाती है, लेफ्ट राइट में चला जाता है, राइट लेफ्ट में चला जाता है। तो शुरुआत में उनको चलने फिरने में, पढ़ने में काफी प्रॉब्लम होता है, गाड़ी चलाने में, लेकिन धीरे धीरे करके सारे के सारे काम को वो स्मूथली करने लगते हैं। इससे भी प्रूफ होता है कि एक्सपीरियंस से परसेप्शन मॉडिफाई हो सकता है, ठीक, क्योंकि अगर हर काम स्मूथ कर रहे हैं उल्टा दिखने के बावजूद, इसका मतलब है कि लर्निंग का भी एक फैक्टर है। तो हम ये कंक्लूजन में बोल सकते हैं कि परसेप्शन में नेचर यानी व्हाट वी केम विथ, वी वर बोर्न विथ, और व्हाट आवर एक्सपीरियंस वाज, इन दोनों का रोल होता है। और कुछ प्रोसेसेज हम लेके पैदा होते हैं और एक्सपीरियंस से वो मॉडिफाई होते हैं। अब एक और भी टॉपिक होता है दैट इज प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन, कि क्या परसेप्शन जो होता है इट इज प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब होता है कि कहीं पे, यह इस केस में कि कहीं पे अगर डिप्राइवेशन है परसेप्शन का, तो क्या कहीं दूसरी जगह में इंप्रूवमेंट है। तो बिल्लियों पे एक्सपेरिमेंट किए गए जिनका एक आंख डैमेज हो, तो उन लोगों को, एक मिनट, तो उनका देखा गया कि दूसरे सेंसेस जो है उनका एबिलिटी बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए स्मेल का सेंस या हियरिंग सेंस, तो ये जो है ये मतलब कहीं कंपेंसेट अगर हो जा रहा है तो इसको बोलते हैं ये प्लास्टिसिटी है। तो कम से कम हम लोग एनिमल्स में या कैट्स में बोल सकते हैं कि देयर इज प्लास्टिसिटी। ह्यूमन बीइंग में ऐसा एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल जो लोग अंधे होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं, कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनका सुनने का जो क्षमता होता है वो ज्यादा होता है। तो ये कहीं ब्रेन जो होता है वो उसको कंपेंसेट कर सकता है। तो हमारा जो है ये डिबेट, इसको हम लोग एक डिबेट था हमारा, दिस इज नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। साइकोलॉजी में ये काफी इंपॉर्टेंट डिबेट है, और इस बार पता नहीं बीपीएससी ने पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन ये यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में ही पूछता है इन अ जनरलाइज्ड वे कि व्हाट इज नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, और उस पर कमेंट कीजिए। तो आप हर चैप्टर में अगर नेचर और नर्चर डिबेट के बारे में जानेंगे तो यूपीएससी के लिए बेहतर लिख सकेंगे, और बीपीएससी में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन रहेगा। तो वो जिस सेक्शन से रहेगा वहां पे सॉल्व कर दीजिएगा। इस बार पूछा था क्या नेचर नर्चर? सर 64th बीपीएससी में पूछा था डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, सर इस बार नहीं था। इस बार नहीं था ना। हाँ, तो 1-2 साल में वो फिर पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे आते हैं, ये जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कल्चरल फैक्टर्स, कि कल्चरल फैक्टर्स इन परसेप्शन। तो ये जो फिगर दिख रहा है आपको यहाँ पर, आप लोगों से हाथ उठाइएगा कि इसमें जो ये तीरंदाज है ये किस पर निशाना साध रहा है, हाथ उठाइएगा।
दो ही है या तीन हो सकता है, पेड़ हो सकता है, हाथी हो सकता है, या फिर ये हिरन हो सकता है। मजेदार बात है कि लोग बिल्कुल ये हो लगता है, बोलते हैं ना सर्कमस्पेक्टिव, डर डर के कि गलत हो जाएगा हाथ उठा रहे हैं, जो कि साफ साफ दिख रहा है। अच्छा आतुफा बोलिए। सर हिरन पर। अच्छा कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि ना ये ऐसा तो नहीं है, कोई भी तो हाथ उठा के रखिएगा। अभी भी है हाथ उठा हुआ। राजू, राजू हाथ हटा लिया। देव, हमको तो एलिफेंट है। आपको एलिफेंट लग रहा है। ममता, सर हमको तो पेड़ लग रहे हैं। अच्छा सूरज, सर हमको भी हाथी लग रहा है। अच्छा ठीक है। देखिए देखिए परसेप्शन कैसे डिफर कर जाते हैं, मतलब जो दिख रहा है यहाँ पे, उसमें हम लोग के ग्रुप में ही कितना चेंजेज आ गया। तो दिस इज कल्चरल फैक्टर्स। आना नहीं चाहिए था, उम्मीद नहीं था हमको कि ऐसा आएगा, बट एनीवे यही जो चीज है ये कल्चरल फैक्टर्स में अभी प्रूफ करेंगे। एक्चुअली हम लोग जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जिस कल्चर से, उसमें मैक्सिमम लोगों को ये हिरन ही दिखेगा जिस पे निशाना साधा जा रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे सोशियो कल्चर में, बिकॉज वी आर well exposed with these type of drawings, जिसमें 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में दिखाया जाता है। तो वेस्टर्नर्स और वैसे हमारे जैसे जो जिनको बोलते हैं एजुकेटेड और कल्चर्ड लोग, और जो जिनका पिक्चर्स एक्सपोजर है, उन लोगों को ये हिरन ही दिखेगी। लेकिन हडसन इस बारे में काफी एक्सपेरिमेंट किया, तो हडसन देखा कि ये बांटू जाति के लोग होते हैं अफ्रीका में। ये बांटू जाति के लोग जो है वो बोलते हैं कि हाथी पे निशाना साधा जा रहा है, बांटू लोग। तो इससे पता चला कि अब वो पूरा का पूरा जो कल्चर में वो जो लोग रहते हैं, सारे के सारे लोग वो बोलेंगे एलिफेंट। और जो ये लोग हैं, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, हम लोग को भी आप फिलहाल के लिए उसी में डाल लीजिए, ये लोग बोलेंगे कि डियर पे निशाना ले रहा है। तो इसमें हुआ क्या है, अब हम एक बात बोल रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं कि एक्चुअली देखा जाए अगर, तो सामने में तो एलिफेंट ही है, लेकिन अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो साइकोलॉजी वाले ही बता पाएंगे, वो कौन से क्यों हैं जो बता रहे हैं कि ये हिरन पे निशाना साधा जा रहा है। वो कौन से क्यों दिख रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम लोग जो होंगे वो बोलेंगे नहीं हिरन ही, हाथी पे नहीं। वो किस बेसिस पे ये बोला जा रहा है कि नहीं ये एलिफेंट नहीं है, हिरन पे ही निशाना साध रहा है? व्हाट इज द बेसिस? नॉन साइकोलॉजी वाले लोग भी बिना टर्मिनोलॉजी के आंसर कर सकते हैं, बिना टर्मिनोलॉजी के नहीं कर पाएंगे, और साइकोलॉजी वाले लोग अगर टर्मिनोलॉजी देंगे तो अच्छा है। हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। बात यह है कि तीर के सामने तो हाथी ही है, लेकिन फिर भी हम लोग, हमारी सोसाइटी के लोग हिरन को ही मानते से निशाना साधा जा रहा है। बेसिस क्या है? हाँ पूजा बोलिए। सर इसमें देखने से लग रहा है कि वो सामने देख कर निशाना लगा रहा है, तो सामने तो हाथी है। हाँ सामने तो हाथी। मतलब हिरन की तरफ ऐसा लग रहा देख रहा। अच्छा ऐसा लग रहा है, लेकिन क्यों लग रहा आप नहीं बोल रही हैं, आपको बोल रही है लग रहा है। अच्छा हाँ। अच्छा आतुफा बोलिए। सर क्योंकि ये सुनने में मतलब न्यूज में कभी कोई आते रहता है हिरन के हंटिंग के बारे में, तो इसलिए शायद अच्छा लगा होगा। अच्छा नहीं नहीं ये भी बात नहीं है, दोनों लोग अभी नहीं बोल पाए। अमर, सर ये साइकोलॉजी के हिसाब से तो नहीं बता रहे हैं सर ऐसे। सर हाथी छोटा दिखा रहा है, इसका मतलब वो पीछे है। और अच्छा ये अच्छा
हाँ हाँ अमर, समझे हम बात, अभी हम हाँ ना नहीं बोल रहे। Yes. आकांक्षा आकांक्षा बोल रही थी कुछ। सर भी वही बोल रहे थे कि हिरन बड़ा दिख रहा है इसलिए वो अच्छा, और ममता क्या बोल रही है? सर हम बोल रहे हैं कि उसका वो लग रहा है कि वो एक आंख बंद किया है, तो हाँ। वो जो मोनोक्यूलर क्यू और उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि वो हाथी के तरफ। अरे उसका मोनोकुलर क्यों हम थोड़े देख रहे हैं, हम तो हमारा मोनोकुलर क्यों बाइनोकुलर क्यों देखेंगे ना। उसका हमको क्या पता उसके अंदर में क्या चल रहा है। एनीवे दीपक। सर जैसे कि मतलब वो सब बोले कि हिरन पे शिकार कर रहा है, तो हिरन को बेसिकली शिकार के तौर पे ही मानते हैं और ये शिकारी हो गया, मतलब ऐसा माइंड परसेप्शन। हम अब बोल रहे हैं और किसी को कुछ बोलना है? सबका बात हम सुन लिए, कोई और भी कुछ बोलना चाह रहा है? सबका बात सुने हम। देखिए इसमें जो सच के बहुत करीब जो बात किया वो अमर बात किया। आकांक्षा क्या बोली थी? आकांक्षा भी सच बोली थी यही बात। ठीक है, तो ये दोनों लोग सच्चाई के करीब बात किए। एक्चुअली वी हैव आवर मोनोकुलर क्यूज, उसका नहीं हमारा मोनोकुलर क्यूज है कि हम जो चीजें बड़ी होती हैं लेकिन छोटी दिखती हैं उनको हम दूर मानते हैं। ठीक, बड़ी होती है एक्चुअली रियल में और छोटी दिखती है उसको दूर मानते हैं। दैट इज, आप लोग को याद होगा इसके लिए हम कुछ वर्ड यूज किए थे, था ना? कुछ टर्मिनोलॉजी था इसका। अच्छा, आप लोग को याद है ना साइज सर वो रूम वाला था, रूम। नहीं आमेश रोम नहीं, एक साइज कॉन्स्टेंसी भी तो था ना, साइज कॉन्स्टेंसी। ठीक, यस। हमारे दूर की जो चीजें होती है वो छोटी दिखने के बावजूद उनका साइज को हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, तो ये जो है हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं कि दूर है। तो यहां पर जो मोनोक्यूलर क्यू है वो मोनोक्यूलर क्यू है कि जो एलिफेंट है ये इन दोनों तीनों अगर फिगर में देखेंगे तो पेड़ देख लीजिए या फिर ये आदमी देख लीजिए या हिरन देख लीजिए, तो ये दोनों का जो साइज है, मतलब ह्यूमन बीइंग एंड दिस डियर, ये दोनों एक रिलेटिव अगर देखा जाए साइज में तो वो रियल में अगर हमारे आंखों के सामने होंगे तो जो साइज मिलेगा वो साइज मिल रहा है। लेकिन उसके मुकाबले ये जो हाथी है काफी छोटा है, इससे लग रहा है कि हाथी जो है वो काफी पीछे है। ठीक, और एक पेड़ भी बना हुआ है, उस पेड़ के मुकाबले भी हाथी का अगर देखा जाए पोजीशन तो वो फील करवा रहा है कि वो पीछे है। ठीक, और ये दोनों जो है वो फ्रंट में दिख रहा है। तो ये जो मोनोक्यूलर क्यूज है जिससे कि हम लोग छोटा और बड़ा होने के कारण पीछे या सामने कर देते हैं, उस कारण से ये लग रहा है कि ये इसके सामने में ये डियर ही है। तो दिस इज मोनोक्यूलर क्यूज, यूज ऑफ मोनोक्यूलर क्यूज। तो बांटू वाले लोग क्यों नहीं कर पाए इसका यूज? बांटू जाति के लोग, उनको भी तो दिखना चाहिए, तो छोटा है तो पीछे ही होगा और इनका साइज मैच कर रहा है तो ये सामने होंगे, फ्रंट में होंगे। वैसे भी अब फ्रंट में है क्योंकि इंटरपोजिशन का मतलब हो गया कि ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी छिप गया है तो ये सामने में है। ये पहाड़ी जो है ये छिप गई है तो ये भी सामने में है। ये दोनों ही जो छोटे छोटे टीले हैं ये दोनों छिप गए हैं इनसे, तो ये सामने में है। ठीक, तो ये इंटरपोजिशन का भी यूज करके हम समझ पा रहे हैं कि ये पहाड़ी के सामने में है और वो पहाड़ के ऊपर में। दूसरा बात एक और देखिएगा, और भी समझा रहे हैं, ये जो टीला है ये इस टीले के पीछे है क्योंकि ये टीला छुपा है, ये टीला नहीं छुपा है, देखते रहिएगा। तो ये भी इसे पता चल रहा है कि ये भी सामने है, ये भी सामने है, बट ये उसके पीछे वाले टीले पर खड़ा है। बहुत बहुत सारे क्यू हम लोग को मिल रहे हैं। तो हम जो आप लोग नहीं बता पाए तो या फिर लगा कि ऐसा है, लेकिन हमारा दिमाग जो होता है ना सब चीज को ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग करता है। लेकिन दिमाग जो है वो क्यों प्रोसेस किया? ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हुआ। ये जो है डियर है, ये आदमी है, इसको मार रहा है। क्यों प्रोसेसिंग किया? कि कई सारे क्यों दिमाग फटाफट जो है वो कैलकुलेट कर लिया कि ये जो है पहाड़ी के पहले है, ये भी पहाड़ी के पहले ही है, और ये जो टीला है वो इस टीले के पीछे है क्योंकि ये टीला छुप गया है इससे। तो खैर,
तो ये जो है आप देख लिए कि कल्चरल पर्सपेक्टिव है। बांटू जाति के लोग जो होते हैं वो एलिफेंट पे निशाना साधते हुए देखते हैं, तो वो मोनोक्यूलर क्यूज से उनका उतना एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह के फिगर्स से, तो वो उस तरह से देखते हैं। तो दिस इज डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस। नेक्स्ट जो है, हम जैसा आपको बता रहे थे कि इसका जो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं दैट इज बाय हडसन। खैर आप ये फिगर को देख लीजिए, वो भी हडसन का का स्टडी था, अफ्रीका में काफी काम किया आदमी। ये फिगर को आप देख लीजिए, इस फिगर को आप देख लीजिए, और काफी आसान सा फिगर है देखा जाए तो, बट हम लोगों से ये रिप्रोड्यूस नहीं होगा। आप इसको देख करके, अच्छा से देख करके, बहुत अच्छी तरह से, और अगर कोशिश करेंगे इसको बनाने का, मतलब देखने के बाद आप 5 मिनट 10 मिनट देख लीजिए इसको, नो इश्यूज। आप देख करके याद कर लीजिए, याद करके आप पेन उठा करके बिना देखे हुए इसको बनाने की कोशिश करेंगे, यू वोंट बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट, ये नहीं बनेगा, ठीक। और ये जो है, इसमें अगर आप आंख गड़ा के देखेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा चेंज भी होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहेगा इसमें। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिप्रोड्यूस दिस ड्राइंग। लेकिन अफ्रीका के जुलू जाति के लोग होते हैं, उनको अगर दिखा दिया जाए तो फट से बना देंगे, दिखाएंगे, देखेंगे एक बार और एक नजर देखने के बाद बना देंगे। तो ये कल्चरल डिफरेंस है, हमसे नहीं बनेगा और वो जुलू जाति लोगों से बन जाएगा। तो कोई बता सकता है कि ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि ये ऐसा होगा, या किसी को शक होगा तो बना के देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं डेविल्स ट्यूनिंग फॉक बोलते हैं इसको। कारण ये है ना कि दिस इज एक्चुअली इम्पॉसिबल ड्राइंग। हमको तो लग रहा बन जाएगा, आप बना के देखिएगा। सर आर्टिस्ट तो बना तो देगा ही ना। हाँ, आर्टिस्ट लोग तो बना देगा ही ना। आर्टिस्ट लोगों का विजन थोड़ा अलग होता है, बात तो आप ठीक बोल रहे हैं, बना सकते हैं, आपसे भी ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इस पे गलत हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा। सर नहीं बना के देख लिए। नहीं बनेगा, हम बोल रहे हैं ना नहीं बनेगा ये जब तक आप दोबारा देखेंगे नहीं तब तक ये नहीं बनने वाला है। हाँ, आप ये हो सकता है कि आप काफी मेहनत कर लिए दिमाग में और उसके बाद काम करेंगे, बट एफर्ट विल बी ट्रेमेंडस एफर्ट लगेगा इसमें। आप बना के जिसको देखना है देख ही लीजिए, आप लोग बिना इसको देखे हुए पर देख लीजिए और बना लीजिए, देख ही लेते हैं कि कौन लोग बना पा रहे हैं। लेकिन दोबारा मत आइएगा देखने के लिए, एक बार हाथ उठा, मतलब एक बार पेन चला करके, हम वेट ही कर ले रहे हैं। नहीं हो रहा है सर। हाँ, बनाने के बाद मिला लीजिएगा एक बार। अच्छा, पूजा रिपोर्ट करेगी अभी। सर बिना देखे नहीं बना पाएंगे। हाँ, देख के तो कोई भी बना देगा नहीं। बात यह है कि बिना देखे हुए ये नहीं बन पाएगा। यही ड्राइंग में अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर होता ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता तो ये आराम से बन जाता, एक बार देख के बन जाता। आप बीच वाला को गैप कर दीजिए, फट से बना लेंगे। केवल बीच का जो एरिया अगर गैप कर दिया जाए तो आप एकदम मतलब देखे और बना, मतलब नो इश्यूज, तुरंत बनेगा। अच्छा, बात ये है बन गया, लेकिन दूसरा बार में बना, एक बार ट्राई किए थे नहीं बना। हाँ, तो वो तो आइडिया लग गया ना ब्रेन को फिर। तो इतना पहले मालूम चल गया था यहाँ मेरे से छूट रहा है ब्रेन। हाँ, मतलब मालूम चल गया था इस जगह गलत होगा, तो दोबारा देखे थे फिर बन गया। अगर इस तरह का कुछ ड्राइंग होता है ना, अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ। सर मेरे से भी बन गया बिना देखे। अच्छा, आप तो हम लोग का लेवल से ऊपर का है ना। आपका लगता है गलत कल्चर में सेट कर गए आप, उसमें भी आप बांटू वाला बोल रहे थे। अच्छा, खैर, तो अगर ऐसा कोई ड्राइंग होता ना, एक्चुअली क्या है, क्यों नहीं बन रहा है, दिस इज इम्पॉसिबल ड्राइंग। इम्पॉसिबल ड्राइंग मतलब हमारा ब्रेन इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये जो है ये मतलब इसको इस रूप में, क्योंकि वो इसको 3 डायमेंशन में जबरदस्ती देखने की कोशिश करता है, बट इट इज नॉट 3 डायमेंशनल ड्राइंग। तो जुलू जाति के लोगों के लिए क्या है, ये सीरीज ऑफ लाइंस है, कुछ लाइंस खींचे हुए हैं। अब लाइंस खींचे हुए हैं तो लाइन देखेंगे और बना देंगे। लाइन खींचे हुए हैं, बस उनके लिए ये लाइन खींचा गया है। हमारे लिए क्या है, ये 3 डायमेंशनल कोई ऑब्जेक्ट है जो है नहीं, ये इम्पॉसिबल है, वो 3 डायमेंशन है ही नहीं। तो जो लोग लगातार
3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में ड्राइंग देखे हुए हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल में देखे हुए हैं, वो लोग इसको 3 डायमेंशनल देखने की कोशिश करेंगे, और एक कोशिश करना ही ये प्रॉब्लम का जड़ है। कोशिश करते ही है, फिर ये नहीं बनेगा। अगर इसको लाइन का सीरीज में कोई परसीव कर पाए, सीरीज ऑफ लाइंस, तो ये आराम से बन जाएगा, जो हम लोगों का बस का बात नहीं है। तो ये जो है दिस इज आल्सो कल्चरल डिफरेंस इन परसेप्शन। तो ये तो हुआ हमारा 2। अब तीसरा बात है कि हमारा सिन्हा और मिश्रा, ये सब जरूर आप लोग कोट कीजिएगा एग्जाम में, जरूर। सिन्हा और मिश्रा जो है, मतलब इंडियन साइकोलॉजिस्ट, ये लोग भी इस तरह का कुछ स्टडीज किए हैं डिफरेंट कल्चर सेटिंग में, हंटर गैदरर्स और गांव के लोग और शहर के लोगों में, और उनका भी स्टडी बताता है कि इस तरह के डिफरेंसेस जो हैं वो परसेप्शन में होते हैं। अब हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, वो तब उसके बाद आगे बताते हैं। देखिए हम लोग हम बार बार एग्जांपल देते हैं क्लास में। जैसे वही हम दे रहे हैं, जैसे एक कोई अभी हमारे बीच में तो बंगाली है नहीं, यहाँ पे नहीं है। जैसे हम बोलते हैं प्रवीण, तो प्रवीण अगर बोल रहे हैं तो आप लोग बोलेंगे कि क्या बोल रहा है ये, तो आप बोलेंगे अरे प्रवीण बोलिए, प्रवीण होता है। तो आप किसी बंगाली से ट्राई कर लीजिएगा, फिर वो बोलेगा प्रवीण, और दोनों में आप लोगों का बहस होते रहेगा, अरे ऐसे नहीं होता है, ऐसे बोल। क्यों? क्योंकि परसेप्शन का फर्क है, उसको लगेगा हम यही बोल रहे हैं। जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं कई बार कुछ वर्ड्स को, तो वो प्रोनाउंसिएशन जब हमारा खराब होता है और कोई बोलता है ये प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं, ऐसे कर, तो फिर हम वापस वही वाला करते हैं। हमको लगता है कि अरे यही तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये दूसरी बात है कि अगर साउथ इंडियंस लोग अगर बोलते हैं तो आप लोगों को वो क्या होगा कि वो मिलता जुलता अगर वर्ड बोलेगा, मिलता जुलता वर्ड, तब बोलेगा एक ही बात बोल रहा है, बट साउथ इंडियन फट से पकड़ लेंगे अलग अलग बोल रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं टमाटर, अंग्रेज बोलेगा टमाटर, तो ये हम टमाटर बोले या टमाटर बोले, अंग्रेज को एक ही लगेगा, ठीक, उसको लगेगा कि एक ही बात है, वो सुन ही नहीं पाएगा। दिस इज डिफरेंस इन परसेप्शन। तो उनमें जो अंग्रेज जो बोलते हैं, एक्चुअली अंग्रेज, चलिए इसमें आते हैं हम लोग जापानीज लोगों में। जापानीज लोग लॉ और रॉ का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा करते हैं, लॉ और रॉ, ये डिफरेंस नहीं होता। आप देखेंगे पटना में भी कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं लड़का नॉट लड़का, तो ये र और रॉ, ये दोनों का अगर एक प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वो परसीव भी एक ही परसीव होगा, डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो ये दिस इज कल्चरल डिफरेंस। तो उसी तरह से अगर देखा जाए तो जब हमारे यहाँ पे हम लोग देखते हैं बर्फ देखते हैं, तो हमारे लिए सारे के सारे बर्फ ही है, बस बर्फ। बट जो लोग बर्फ के बीच में रहते हैं वो काफी सारे उनके पास वर्ड होते हैं, और कई सारे जो बर्फ हैं उनको अलग अलग पहचान सकते हैं। तो एस्किमोज जो है, इन एस्किमोज जो है वो बर्फ में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से साइबेरियन रीजन में कुछ जातियां होती है जो रेनडियर का स्किन कलर को लेकर के उनको डिफरेंशिएट कर सकती है, जो लोग उससे एक्सपोज नहीं है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये दिस इज कल्चरल डिफरेंस। तो जो जिस सोसाइटी में रहेगा, जैसे अगर देखा जाए तो जो लोग खेती बाड़ी के लोग हैं, वो लोग अगर चावल हाथ में लेंगे तो बहुत तरह का वैरायटी बता देंगे कि ये अच्छा नहीं है, ये खराब है, जो भी। लेकिन ये जो लोग एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, तो ये भी कल्चरल डिफरेंस है। ऊपर में जो दिखा है वो तो है ही है, प्लस ये सब भी
कल्चरल डिफरेंस है, तो कुल मिलाकर के हम लोग का ये निकल रहा है कंक्लूजन कि परसेप्चुअल प्रोसेस जो है वो बहुत कुछ हमारा इनबॉर्न तो होता ही है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस जो होते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं और कल्चर पर भी डिपेंड करता है। अब एक आते हैं हम लोग और भी बात पे कि आप लोगों को याद होगा, पूछ रहे क्वेश्चन भी, कि ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन में, अगर यहाँ पे ये लाइन है, तो ये जो लाइन है दोनों लाइन में बड़ा और छोटा का जो इल्यूशन होता है कि अच्छा इसमें कौन सा लाइन बड़ा दिखता है, ए और बी, हम लोग को ये लाइन है हमारा मेन लाइन, ये तो कौन सा बड़ा दिखता है? अतुफा कौन सा दिख रहा? सर बी ही दिख रहा है। बी दिखता है, ठीक है। ममता इस इल्यूशन को क्या बोलते हैं? सर ये ओपन एंड या कॉर्नर वाला? नहीं, नाम पूछ रहे हैं ना आपसे, तो हम नाम पूछ रहे हैं। अच्छा खैर, ये जो है एक्चुअली दोनों लाइंस जो है ये बराबर है, हम कोशिश किए थे बराबर ही बनाने का, लेकिन ये दिखेगा बड़ा, ये इल्यूशन है। दैट दिस इल्यूशन इज कॉल्ड मुलर लायर। भूल रहे हैं आप लोग, मुलर लायर इल्यूशन। तो दिस इल्यूशन इज कॉल्ड मुलर लायर इल्यूशन। ये इल्यूशन बहुत नॉर्मल सा इल्यूशन है। और एक और भी इल्यूशन होता है, तो ये इस इल्यूशन को क्या बोलते हैं? ये तो बचपन में आप लोग किए ही होंगे, ये तो बच्चे करते हैं इस तरह का एक्सपेरिमेंट। अच्छा ये थोड़ा सा नए लोग भी है, इसमें से कौन सा लाइन बड़ा दिख रहा है, वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला? सर ये भी दोनों बराबर है। नहीं, दिख कौन रहा है वो हम बोल रहे हैं। आतुका बोलिए। सर वर्टिकल। वर्टिकल बड़ा दिखता है, बराबर है तो पता ही है। और लेकिन ये वर्टिकल जो है, ममता इसको क्या बोलते हैं, कौन सा इल्यूशन है ये? और कोई इल्यूशन का नाम बता सकता है? कोई नहीं बता रहा है। अच्छा आप लोग ध्यान से नहीं पढ़े हैं इसको। दिस इल्यूशन इज कॉल्ड इन्वर्टेड टी इल्यूशन। ठीक, याद रखिएगा। तो ये अब बात करते हैं हम लोग कि क्या इल्यूशन को लेकर के भी डिफरेंसेज हैं। तो बात है कि है। हम आप लोग से जानना चाह रहे हैं, ये तो साइकोलॉजी वाले ही बता पाएंगे, ये जो इल्यूशन है, ये इल्यूशन किन लोगों में ज्यादा होगा, कैसे वो लोग होंगे, किस कल्चर के लोग होंगे जिसमें मुलर लायर इल्यूशन बहुत ज्यादा होने का चांस है, वो कैसे लोग होंगे, कहाँ रहते होंगे ऐसे लोग जिनमें मुलर लायर इल्यूशन ज्यादा होने का चांस है? आकांक्षा। नहीं आ रहा आवाज, आप चैटिंग में लिखिए, हम सुनेंगे आपका बात। और ट्राई करते रहिए बोलने का। हाँ बोलिए बोलिए। सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है आवाज। सर अफ्रीका बोले। अफ्रीका के लोगों में ज्यादा होगा। अच्छा ममता क्या बोल रही है? सर शायद अफ्रीका का वो जुलू लोग का बात बोले थे आप। मतलब बात ये बोल रहे हैं कि मुलर लायर इल्यूशन जो होगा ये अफ्रीकन लोगों को ज्यादा होगा। एक्चुअली ये गलत है। मुलर लायर जो इल्यूशन है, इट विल बी इन दोज पीपल हु लिव इन बिल्ट अप एरिया। ये इल्यूशन जो है, जो बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं हमारे ऐसे लोग, उनमें ये ज्यादा होगा मुलर लायर इल्यूशन। क्यों होगा?
हम पहुंचा रहे हैं आप लोगों को वहां पे, हमको आना नहीं था बट हमको अब बताना पड़ेगा क्यों होगा। देख लीजिए, दिस इज मूलर लैर इल्यूशन। राइट वाला बड़ा दिख रहा है, लेफ्ट वाला छोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हम आदत से लाचार है। यहाँ पे जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये लाइन एक्चुअली बराबर है, बट हमको पीछे वाला लाइन बड़ा दिखेगा। क्यों दिखेगा? कोई बता सकता है क्यों दिख रहा है हम लोग को पीछे लाइन बड़ा? एक्चुअली तो बराबर है, बट क्यों बड़ा दिख रहा है पीछे लाइन? आपको 100% दिख रहा होगा, कोई शक ही नहीं है। देखिए, साइकोलॉजी में तो ये करना पड़ेगा। दीपक क्या बोल रहे, बोलिए। सर प्रॉपर वर्ड तो नहीं बोल सकते, पर जो पीछे वाला लाइन इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि वो अपना जो वर्टिकल लाइन है उसी में वो सबसे बड़ा है, और लेकिन ये वाला उससे भी एक वर्टिकल लाइन बड़ा है, तो ये इसलिए नहीं स्मृति। सर ये क्यूज होता है, मोनोक्यूलर और बायोक्यूलर क्यूज होता है कुछ, जिसकी वजह से हमारा आईज वैसा एकोमोडेट करता है। नहीं, आंसर प्रॉपर नहीं है। ममता क्या फिर से बोल रही है? यस सर। हाँ बोलिए। सर ये साइज कंसिस्टेंसी वाला है। दैट इज करेक्ट, ये साइज कॉन्स्टेंसी है, लेकिन अब और थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएगी? ये हम बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा सही बोल रही है। सर ये क्या है कि जो कि हमारा जो मतलब साइज वही सेम साइज है, लेकिन वो दूर है तो हमको। रुकिए ना ममता रुकिए। हाँ हम थोड़ा सा देखते हैं ये लोग क्यों चुप है। आरती, अच्छा, राजू, सुजाता, सब गायब है। अच्छा तो बोल पाएगी? एक तो मतलब ये समझ में आया कि डेप्थ के कारण हम लोग मतलब उसको बड़ा देख पा रहे हैं। अच्छा देखते हैं, एक्सप्लेनेशन थोड़ा हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग। हम ममता बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। सर हमारा ब्रेन जैसे साइज उसके हिसाब से वो छोटा हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो सेम साइज का, वो हमारा जो इमेज बन रहा है वो सेम साइज का, इसीलिए वो हम लोग को दिख रहा है कि वो बड़ा है। ठीक है सर, थोड़ा हम समझा रहे हैं बात को। ठीक बोल रही है, बट हम अपना लैंग्वेज दे रहे हैं। अगर दो लाइन बराबर हैं, ध्यान से समझिएगा, दो लाइन अगर बराबर हैं और उनमें से एक लाइन दूर है तो वो छोटा दिखना चाहिए। अगर बराबर हैं, उनमें से एक दूर है तो दूर वाला छोटा दिखना चाहिए। अगर दूर में कोई लाइन है और फिर भी वो बराबर दिख रहा है तो वो बड़ा होगा। ये हमारा ब्रेन का कैलकुलेशन है। अगर कोई चीज दूर में होने के बावजूद सामने वाला सामान के साथ बराबरी करता है, रेटिनल इमेज में, रेटिना में जो इमेज बन रहा है, एक्चुअली क्या है, इसका जो रेटिना में इमेज बन रहा है दैट, और इसका जो रेटिना इमेज बन रहा है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल। बट हमारा ब्रेन को ये कैलकुलेशन है कि ये दूर है, दूर में होने के बावजूद आंख पर बराबर इमेज बना रहा है तो जरूर बड़ा होगा। हमारा ब्रेन बड़ा कर ले रहा है, उस साइज को बड़ा कर ले रहा है, बड़ा होगा। ये हमारा ब्रेन का कैलकुलेशन है, वो ऑटोमेटिक होता है। बात यह है कि इसका इमेज जो बन रहा है, सोचिए उसका के साइज का बन रहा है, इसका इमेज के साइज का बन रहा है, बट ब्रेन को ये भी दिख रहा है इसमें से क्यों मिल रहा है कि राइट साइड वाला जो है वो तो दूर है, तो दूर हो करके के कैसे दे रहा है, जरूर ज्यादा बड़ा होगा। तो हमारा ब्रेन इसको अपने आप बड़ा कर ले रहा है और परसीव कर रहा है कि इट इज लार्जर। तो ये जो है मूलर लैर इल्यूशन उन लोगों में होगा जो इस तरह के बिल्डिंग्स को खूब देखते हैं, यानी हम जैसे लोग, जो लोग जंगलों में रहते हैं, उन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि इस तरह का क्यों ही नहीं देखे। तो अफ्रीकन लोगों को ये इल्यूशन कम होता है और जो वेस्टर्न लोग हैं उन लोगों को ये इल्यूशन जो होता है वो ज्यादा होता है। तो हम कारण बता दिए, पहले भी समझा चुके हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। तो ये जो है ये आगे बढ़े हम लोग, तो कहाँ पहुंचे थे? हाँ, तो हम बता दिए कि मूलर लैर इल्यूशन जो होता है वो वेस्टर्न लोगों में ज्यादा होता है, और जो इन्वर्टेड
टी इल्यूशन है, इन्वर्टेड टी, ये जो इल्यूशन है, दैट इल्यूशन इज मोर इन अफ्रीकन पीपल, दोज अफ्रीकन मतलब क्या, आप सारे अफ्रीकन नहीं बोल सकते हैं, बट दोज प्रिमिटिव सोसाइटीज, क्योंकि ऐसा माना जाता है, इसमें माना जाता है कि ये लोग बड़े बड़े पेड़ ज्यादा देखते हैं लाइफ में और उसको ओवर एस्टिमेट करते हैं उसको, तो ये हम जैसे लोगों में इन्वर्टेड टी इल्यूशन रिलेटिवली कम होता है, और जो जंगलों में लोग रहते हैं उनमें इन्वर्टेड इल्यूशन ज्यादा होता है। ममता क्या बोल रही है? सर कुछ नहीं, वो हैंड रेज रह गया। अच्छा ठीक है, तो ये हम बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन परसेप्शन। तो कल्चरल डिफरेंसेज पढ़ रहे हैं हम लोग। अब कल्चरल डिफरेंस में अब इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज आते हैं कि इससे और भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है कि अमेरिका में जो स्टडी हुए हैं वहां पर वेपन अगर रख दिया जाए, वेपन और या वेपन का फोटो दिखाया जाए, अफ्रीकन वहां के ब्लैक लोगों को और वहां के व्हाइट लोगों को, तो वहां के व्हाइट लोग जो होते हैं वो वेपन को जल्दी परसीव करते हैं, वहां के व्हाइट लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है और खतरनाक बात यह है कि अगर कोई सामान ब्लैक के हाथ में हो, काले लोगों के हाथ में, तो व्हाइट लोग, साइकोलॉजिकल स्टडी हुए हैं कि कई सारे ब्लैक एंड व्हाइट लोग हैं और सबके हाथ में एक ही सामान पकड़ा दिया गया है, लेकिन व्हाइट लोग जो है ब्लैक के हाथ में अगर वो सामान है तो उसको वो वेपन परसीव ज्यादा बार करते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लैक पर्सन दिख रहा है किसी सामान को लेकर के, तो अमेरिकन व्हाइट उस पर फायर करने का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये वेपन रखा हुआ है। ये बहुत खतरनाक मसला है। ये जो फ्लॉयड वाला हम लोग देखे, हम लोग कि वो ब्लैक था तो उसको पकड़ के वो दबोची लिए, और कई बार वहां की पुलिस जो होती है वो ब्लैक लोगों को ज्यादा गोली मारती है। काफी पुलिस वॉयलेंस के शिकार ब्लैक लोग वहां पे काफी ज्यादा होते हैं। तो इसका क्या परसेप्शन से रिलेशनशिप है? हाँ है, क्योंकि उनको व्हाइट लोगों को ज्यादा जल्दी खतरा महसूस हो जाता है। दिस इज परसेप्शन। लगता है कि इसके पास हथियार है, नहीं भी था तो भी, और ये मेरे लिए खतरा है, परसीव करते हैं। तो ये एक जो है, ये इसका एक इम्प्लीकेशन भी है कि ब्लैक लोग जो है अमेरिका में वो ज्यादा उनका मर्डर होता है। तो क्यों? क्योंकि व्हाइट लोग ऐसा परसीव करते हैं कि उनके हाथ में वेपन है और वो खतरा है। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो कल्चरल हैं। अब हम लोग चूंकि क्लास को खत्म ही करना है आज, और अब हम लोग फिर क्लासरूम में साइकोलॉजी पढ़ेंगे। ये ऑनलाइन मतलब हम पूरा उम्मीद है हमको कि इस महीना क्लास खुल ही रहा है। वैक्सीन आ चुका है और क्लासेज जो है वो 10th के और 12th के खुल ही गए हैं, तो खुल रहा है। तो हम लोग अब इसके बाद अगला चैप्टर जो होगा हम लोग क्लास में ही पढ़ेंगे। तो हम इसको आज फिनिश कर रहे हैं। अगला बात यह है कि हम लोग जो जानते हैं परसेप्शन के बारे में, उसका यूज कहां पर करते हैं। तो जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो वी आर यूजिंग परसेप्शन। अगर कोई गुफा में जाए 2000 साल 4000 साल या 10,000 साल पुराना, और इसमें कोई ड्राइंग बना हुआ ऐसा, तो हम बोल सकते हैं यस दिस इज यूज ऑफ परसेप्शन, क्योंकि यहाँ पे इंटरपोजिशन, क्यूज, ये सारे के सारे। एक मिनट। हाँ, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ये होगा, डिस्कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आ जाएगा तुरंत। मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस सर। तो ये जो है, ये जो लोग ये ड्राइंग बनाए हैं, ये ड्राइंग में जो प्रिंसिपल यूज किए हैं, दे हैव यूज्ड प्रिंसिपल ऑफ परसेप्शन,
कि किसको आगे करना है, तो चलो उसको छुपा दो। तो ये पुराने प्रिमिटिव लोग जो हैं वो इस तरह का यूज करते थे। अगला बात क्या है कि अब मॉडर्न टाइम में क्या यूज होता है, तो मॉडर्न टाइम पे मूवमेंट जो है उसको हम लोग क्रिएट करते हैं। मूवमेंट कैसे क्रिएट करते हैं? हम लोग दिवाली के दिन या किसी फेस्टिवल के दिन वो बल्ब जलाते हैं, आप लोगों को सब याद होगा। बल्ब जलाते, एक के बाद एक बल्ब जलता है और ऐसा लगता है कि एक लाइट जो है वो मूव कर रहा है। एक्चुअली बल्ब चलता है, बट मूवमेंट को हम लोग मूवमेंट जो, अच्छा इसके लिए कोई वर्ड यूज करेंगे क्या कोई, कि एक के बाद एक लाइट जलाते रहिए और लगेगा कि लाइट चल रहा। आप लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में एरो बना हुआ होता है, एरो ऐसा, और एरो में जो लाइट से मूव करते हैं तो लगता है कि ये एरो ही मूव कर रहा है। तो इसके लिए कोई वर्ड है क्या, कोई टर्मिनोलॉजी? अच्छा, दैट टर्मिनोलॉजी आप लोग सर हम बोलेंगे। बोलिए। सर वो जो सेंसरी परसेप्शन वाला है क्या? नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं 5 फेनोमेनन। भूल गए हैं फिर? 5 फेनोमेनन पढ़ा दिए हैं, सब रिवाइज कर लीजिएगा। 5 फेनोमेनन। तो लाइट के एक लाइट के पीछे एक लाइट चल रहा है, एक लाइट के बाद एक लाइट चल रहा है, और लग रहा है लाइट मूव कर रहा है। लाइट मूव तो नहीं कर रहा, तो जल बुझ रहा है, बट लग रहा है कि ये लाइट ही मूव कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज 5 फेनोमेनन। तो आजकल इसको सजावट के लिए काफी यूज करते हैं, या फिर वो सिग्नल के लिए कि इधर जाइए, तो इधर जाइए तो लगता है कि एरो खुद ही चल रहा है। वो लाइट मूव कराते हैं, हम यहाँ से जलाना शुरू करेंगे, उसके बाद यहाँ और लगेगा कि लाइट ही जा रहा है, तो लोग आसानी से समझ जाते हैं कि जाना किधर है। दिस इज कॉल्ड 5 फेनोमेनन। तो ये 5 फेनोमेनन इज यूज्ड used to create movement। तो ये एप्लीकेशन ऑफ परसेप्शन। क्रिएटिंग मूवीज, तो क्रिएटिंग मूवीज क्या है? क्रिएटिंग मूवीज इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ परसेप्शन। कैसे? अब आप लोग हमको देख रहे हैं, मेरा कंप्यूटर क्या कर रहा है? मेरा कंप्यूटर एक्चुअली फोटो खींच रहा है, लगातार मेरा फोटो खींच रहा है, इसका एक फ्रेम रेट होगा, दैट फ्रेम रेट वेरीज, बट रात के समय में जनरली थोड़ा स्लो होता है, मतलब अंधेरा में, तो 15 FPS होगा, फ्रेम पर सेकेंड्स, और 30 तो स्टैंडर्ड है FPS। तो 30 FPS में मतलब 30 फोटो खींच रहा है, और आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर मेरे 30 फोटो आ रहे हैं और पार हो जा रहे हैं। तो आप लोगों को लग रहा है मूव कर रहे हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस इज परसेप्चुअल प्रोसेस। तो सोचिए कि किसी पर्सन का मेरा हाथ यहाँ पे है, ये सोचिए, और अगला फोटो जो खींचा वो यहाँ पे आ गया, अगला फोटो, बट आप लोगों को लगेगा कि हाथ मूव कर गया। अगर एक फोटो यहाँ पे खींचा, दूसरा फोटो यहाँ पे खींचा, और 2 फोटो लगातार आया, और आपको लगा कि हाथ मूव करते हुए देखे हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल है? गेस्टाल्ट। कोई बता सकता है? कि इसमें दिमाग जो होता है वो कंस्ट्रक्ट कर लेता है कि मूव होते हुए देखा नहीं, 2 फोटो देखा है, बट उसको फील हो रहा है कि हम तो मूव होते देखे थे। कोई गेस्टाल्ट प्रिंसिपल? हम तो बोलिए। कंटिग्यूटी वाला था क्या? ये जो है ना, नहीं, ये दिस इज क्लोजर क्या है? आप लोगों को उम्मीद करते हैं मेरा ड्राइंग समझ में तो आ ही गया होगा। यस सर, ये तो आ गया समझ में। क्या है ये सर? कोई लड़की टाइप का है। हाँ, लड़की है ना, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आप लोग बाकी बातें भर लिए हैं खुद से, लाइंस को क्लोज आप लोग कर लिए हैं। आप लोग का काम है सब क्लोज करना, आपका दिमाग कर लिया क्लोज, तो दिस इज क्लोजर। उसी तरह से अगर एक फोटो के बाद दूसरा फोटो आए तो बीच में फोटो आपका दिमाग जनरेट कर लेगा और एक मूवी महसूस होगा। तो दिस प्रिंसिपल इज आल्सो इज यूज्ड इन क्रिएटिंग मूवीज। आगे चले।
अगला हमारा क्रिएटिंग वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला ध्यान से समझिएगा, ये काफी जगह में अभी यूज होगा। और एक बात आप लोगों से हम पूछेंगे बाद में, आप लोगों को न्यूज पेपर में पढ़ाए हैं, सब लोगों को नहीं बट कुछ लोगों को। वर्चुअल रियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमको कोई बता सकता है कि वर्चुअल रियलिटी जो होता है वो क्रिएट किस प्रिंसिपल पे होता है? वर्चुअल रियलिटी, ये कोई बताइए। साइकोलॉजिकल कौन सा प्रिंसिपल है जिससे वर्चुअल रियलिटी क्रिएट होता है? हम बाकी लोगों को बता दें कि वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि आंखों में हम चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने के बाद हमको फील करा दिया जाता है कि आप एवरेस्ट पे चढ़ गए हैं, या फिर आप एक भूत वाला रूम में घुसे हुए हैं, इधर से भूत आ रहे हैं, उधर से भूत आ रहे हैं, उधर से आवाज आ रहा है, उधर से आवाज आ रहा है, और वो पूरा लगता है कि एक रियल एक्सपीरियंस है जो है नहीं, आपके ब्रेन में भर दिया जाता है चश्मा पहना के, तो चश्मा और हेडफोन पहना के। तो ये, हाँ ममता बोलिए। सर हम लोग जब लर्निंग वाला चैप्टर किए थे तो उसमें पढ़े थे क्या कि जैसे कि कोई चीज जैसे कि नहीं है फिर भी उसको जैसे कि अगर कोई फोबिया और इससे करना हो। नहीं, आप कहाँ पहुंच गए? आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं? आप पढ़ने के कारण भटक गए हैं। हम क्वेश्चन दूसरा पूछ रहे हैं, ये किस प्रिंसिपल पे वर्चुअल रियलिटी, कैसे हम लोगों को ऐसे महसूस होता है कि ये चीजें हैं जबकि वो तो है नहीं। वो तो हमको एक चश्मा पहना दिया और हेडफोन लगा दिया और सब कुछ महसूस हो रहा है। एक भूत वाला रूम में घुस गए हैं, इधर से एक भूत आया और वो चिल्ला रहा है, उधर से कुछ हो रहा है, वहां पे एक लाश गिरा, ये सारी की सारी बातें होती है। ये कैसे क्रिएट किया जा सकता है? हाँ सुजाता बोलिए। सर उसको 3D में दिखाया जाता है, तो 3 डायमेंशन नहीं, 2 अलग-अलग ऐसा कुछ था। सर 2 अलग-अलग ये कैमरा से खींचा जाता है, सर 2 अलग-अलग फोटो। हाँ, वो तो 3D में था ना। अभी से वर्चुअल, ठीक है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हालांकि अमर का ज्यादा करीब है बात है। बात ये है कि अगर हम, आप अभी अगर एक आंख बंद कर दीजिए तो अभी हम जो दिखेंगे और दूसरा आंख बंद करके जब दिखेंगे तब दिखेगा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो अगर ये कंप्यूटर को हटा दिया जाए, कंप्यूटर को हटा दीजिए और आपके आंख में वो 2 फोटो जो डिफरेंट डिफरेंट फोटो आया था, अगर वो डाल दिया जाए, हम सामने नहीं भी हों, तो आप लोगों को लगेगा कि हम हैं, क्योंकि आंख में फोटो तो जा रहा है और कितने दूर पर है वो भी दिखेगा। अगर एग्जैक्टली हम, आप आंख बंद करके कोशिश करके देख सकते हैं कि मेरा जो मतलब आप जिस भी डिवाइस हमको देख रहे हैं वो पूरा का पूरा डिवाइस का व्यू थोड़ा सा बदल गया होगा। और अगर वही फोटो जिस जिस आंख में जैसे जैसे पड़ रहा है, कंप्यूटर को हटा करके एक चश्मा पहना कर अगर फोटो हम डाल सके आंख में, ठीक ठीक उतना ही डिफरेंट, तो उतना ही दूर पर हम नजर आएंगे। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ 3D। तो यहाँ पे 3D तो नहीं है, बट इसमें क्या है वर्चुअल रियलिटी में? वर्चुअल रियलिटी में ये होगा कि एक एग्जांपल दूसरा आप दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी आए हुए हैं। ये साइकोलॉजी में बोल सकते हैं कि हम लोग चूंकि अपडेटेड अगर बात करेंगे तो हम लोग ज्यादा मार्क्स मिलेगा। अपडेटेड बात ये है कि सोचिए कि ड्राइविंग सिखाना है किसी को, तो ड्राइविंग सिखाना है तो एक रास्ता है कि वो आपको तो पता होगा कि ड्राइविंग सीखे कार, तो जो ब्रेक और का कंट्रोल रहता है वो दूसरा वाला के पास भी रहता है जो साथ में जो आपको सिखा रहा है। तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि उसके बाद दे दिए चलाने के लिए, मतलब जो कार नॉर्मल कार है, नॉर्मल कार दे दिए, और ये कार जो हुआ ये चलाते समय एक्सीडेंट हो गया क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। ये होता है, सबसे बड़ा तो मिस्टेक होता है कि गाड़ी बहुत स्पीड हो जाता है कई बार, तो ब्रेक के जगह में एक्सीलेटर ही लोग दबाते रहते हैं और वो पूरा भागता है गाड़ी। तो खैर, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि लोगों को एक वर्चुअल रियलिटी दे सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी का मतलब क्या हो गया कि वो एक जगह पे बैठेंगे और बैठेंगे कि स्क्रीन रहेगा और वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएंगे और सामने में ट्रैफिक ठीक ठीक वैसे ही दिखेगा जो रियल है। लगेगा कि उधर से कार आ रहा है,
इधर से कोई जा रहा है, लेफ्ट से कुछ हो रहा है, ये सारा का सारा जो होगा वो वर्चुअल रियलिटी उसको आंख के थ्रू क्रिएट कर दिया जाएगा डिवाइस डाल करके, और उसमें वो प्रैक्टिस वो होगा, और जैसे जैसे वो वहां पे चलाएगा तो वो धीरे धीरे उसका परफेक्शन आएगा कि रियल रोड में कैसे काम होता है। तो दिस इज क्रिएशन ऑफ वर्चुअल रियलिटी। तभी हम क्रिएट कर पाएंगे जब परसेप्शन को समझे कि कैसे लोग जो होगा परसीव करेंगे कि आगे जो एक आदमी चल रहा है वो कितना दूर है, उसके आगे जो कार चल रहा है वो कितना दूर है, तो उसके लिए आंख में कैसा इमेज डाले ताकि वो उन बातों को परसीव कर सके। अगर आप डिफरेंस दोनों आंखों में ज्यादा कर देंगे फोटो का तो लगेगा कि नजदीक है, और डिफरेंस अगर कम कर देंगे तो लगेगा कि वो सामान दूर है। तो ये हम लोग परसेप्शन से जानते हैं कि दोनों आंखों में अगर नजदीक जो सामान होते हैं तो दोनों आंखों में जो इमेज बनता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट बनता है, और अगर दूर कोई सामान है तो दोनों आंखों में जो इमेज बनेगा दैट इज मोर सिमिलर। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि आजकल डॉक्टर्स लोगों को ना ऑपरेशन सिखाने के लिए लाश बहुत कम मिलते हैं, तो लाश कम मिलते हैं तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग वर्चुअल रियलिटी में लाश को हम क्रिएट कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी में, और वर्चुअल रियलिटी में क्रिएट कर सकते हैं, और इनको उसको ऑपरेट करना भी हम वर्चुअल रियलिटी में सिखा सकते हैं। वो एक कुछ हाथ में रखे रहेंगे, उनको लगेगा कि हम लाश को मतलब जैसे जैसे काम करेंगे, जैसे वो चीर फाड़ कर रहे हैं वैसे ही उनको वो सीन दिखता चला जाएगा। तो वो हम इतना बार उनको प्रैक्टिस करा देंगे वर्चुअल रियलिटी में कि वो जब एक्चुअल में जब पेशेंट आएगा तो वो एकदम एक्सपर्ट जैसा वो काम करेंगे। इसके लिए फिर रियल जरूरत नहीं है। तो ये वर्चुअल रियलिटी में आजकल ये सारे के सारे बातें हो रही है, वो फील उनको पूरा का पूरा मिलता है थ्रू गूगल्स एंड साउंड ऑल, कि हम इसी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, मेरे सामने में है कुछ। और क्या होता है? और होता है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी में क्या होता है, ये अभी ट्रेनिंग बोल रहे थे, कार चलाने का ट्रेनिंग वर्चुअल रियलिटी में। आजकल वीडियो गेमिंग टाइप का, आजकल हमको जहां खबर है कि जमशेदपुर में वीडियो गेम टाइप का आजकल वो हो रहा है, वो पूरा वर्चुअल रियलिटी नहीं लेकिन वो वीडियो गेम टाइप का आजकल ट्रेनिंग देते हैं कार का। और ये वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग हम बोले लास्ट के साथ में। अब क्या है कि जब लोग ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर्स, तो उनके हाथ का एक प्रिसिशन होना चाहिए। वो जो चीज आंख का ऑपरेशन कर रहे हैं तो कट जो होगा एग्जैक्ट लगना चाहिए, हाथ में काफी बैलेंस होना चाहिए। ये बैलेंस ह्यूमन आर्म से रोबोटिक आर्म का हमेशा ज्यादा होगा, मशीन होगा तो। और अगर बहुत जूम्ड दिख रहा हो आंख तो वो बहुत एग्जैक्ट जगह में वो इंसिजन कर सकते हैं। तो आजकल ये भी मेथोडोलॉजी आए हुए हैं कि डॉक्टर जो होता है एक्चुअली ऑपरेशन नहीं करता, वहां पे पूरा का पूरा रोबोट होता है, और वो यहां से एक स्क्रीन से वो बॉडी को देखता है, और बॉडी को देख करके उसको काफी बड़ा बॉडी दिखता है, और वो भी दिखता है जहां पे वो चीरा लगाने वाला डिवाइस है, और इसका बड़ा बड़ा मूवमेंट डॉक्टर का हाथ का वहां पर छोटे छोटे मूवमेंट क्रिएट करता है, तो वो ज्यादा एग्जैक्ट जो जगह पे जा करके और प्रिसिशन से काम कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो यूज ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेसेस। तो ये आजकल वर्चुअल रियलिटी क्रिएट में और इस रिमोट और रोबोटिक सर्जरी में इसका यूज है, बता ही दिए। अब एक है, ये भी बहुत याद रखिएगा, एबनॉर्मल साइकोलॉजी काफी लोगों को पढ़ा चुके हैं और आगे भी बहुत लोग पढ़ेंगे। एक होता है डर, फोबिया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो फोबिया जो है ये बड़ा परेशानी भरा हो सकता है कभी, जबकि आपका काम ऐसा जगह पे है जहां पे वो फोबिया वाला सिचुएशन मिलेगा ही मिलेगा। तो कई तरह के फोबियाज होते हैं। तो हमारे लोगों में जो ज्यादा फोबिया जो शहर के लोगों में है वो इंसेक्ट्स का फोबिया होता है। कॉकरोच देख करके कई बार लोग जो होता है उनका दिल का धड़कन बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है, पसीना छूटने लगता है। कुछ लोगों को मकड़ों का काफी फोबिया होता है, स्पाइडर्स। और कुछ लोगों को इवन अर्थवॉर्म जो बरसात के मौसम में निकलते हैं उनका भी फोबिया होता है। तो ये फोबिया दे आर मॉर्बिड, ये
जो फोबिया होता है, डर जितना उस ऑर्गेनिज्म से है उससे कई गुना ज्यादा होता है। अब केचुआ क्या करेगा? केचुआ कुछ नहीं करेगा, बट डर तो डर है। तो अगर खेतों में काम करना है और केचुआ का फोबिया हो गया, अगर हमको और आपको केचुआ का फोबिया है अर्थवॉर्म का, तो अर्थवॉर्म का अगर फोबिया है तो कोई बात नहीं है, तो है, क्या फर्क पड़ता है कौन सा अर्थवॉर्म हमारे पास आ रहा है, ठीक। लेकिन अगर हमारे लाइफ में अगर ये स्पाइडर का फोबिया हो जाए तो ये तो प्रॉब्लमेटिक होगा कि स्पाइडर्स तो मिलेंगे। अगर ये लिजार्ड, छिपकली वगैरह का अगर हो जाए तो हाँ, ये भी मिलेंगे हम लोगों को। तो ये जरूरी है कि इन फोबियाज से लोगों को दूर किया जाए। तो हम जो पुराने टेक्निक थे पहले ही बता चुके हैं क्लास में, उसको हम नहीं जा रहे हैं। अभी आते हैं हम लोग वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा। वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा कि सिचुएशन तो होगा हार्मलेस, ये होगा तो नहीं, लेकिन उनको महसूस कराया जाएगा कि स्पाइडर जो है वो थोड़ी दूर में है और उनको कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। उनको ये पता है कि द एनवायरनमेंट इज नॉट थ्रेटनिंग, कंट्रोल करना सिखाया जाएगा। आप बोलेंगे उसको तो कुछ होगा ही नहीं, जो उसको पता रहेगा कि स्पाइडर्स है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि लोग जो हैं, जब फोबिया होता है तो उसका फोटो देख के भी फोबिया हो जाता है। वो फोबिया बीमारी है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग कई बार क्या होता है ना, रिलेट कर लेते हैं कि हमको भी है, बट आपको नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर पे छिपकली कूद जाए तो कोई भी डर जाएगा, लेकिन छिपकली एक बार देख करके आप घर में घुस नहीं रहे हैं उस रूम में, तो ये फोबिया फोटो देख करके आप फोटो वो थ्रो कर दे रहे हैं, बुक ही फेंक दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका मोबाइल में कोई वीडियो आया, उस वीडियो में एक छिपकली है और मोबाइल ही फेंक दिया, तो दैट इज फोबिया। कितना सारा मोबाइल टूट गया हो। तो ये अब इससे कैसे निजात दिलाएंगे, यही तरीका है कि वर्चुअल रियलिटी में क्रिएट करते हैं कि वो जैसे एक छिपकली है वो सामने में है और कंट्रोल करना सिखाते हैं, और धीरे धीरे करके वर्चुअल रियलिटी में उसको नजदीक आते हैं, उसको इवन टच का भी फील देने की कोशिश करते हैं। तो धीरे धीरे करके लोग अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और रियल सिचुएशन में भी वो अप्लाई होता है। तो ये जो है दिस इज यूज ऑफ साइकोथेरेपी, यूज ऑफ परसेप्शन इन साइकोथेरेपी। तो और लास्ट पॉइंट, ये सबको पता है कि परसेप्शन का यूज हम फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में करते हैं। अभी कुछ लोगों का बीपीएससी का इंटरव्यू है, कल इन लोगों का मॉक इंटरव्यू भी लिए थे। तो इंटरव्यू जब मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं तो इन लोगों को ही पता होता है कि इंप्रेशन मैटर्स। स्टूडेंट्स को भी, आप किसी से मिलते हैं, इंप्रेशन मैटर्स। कोई लड़की वाले या लड़के वाले आपको देखने आ रहे हैं तो आपको पता है कि क्या उसके बाद होता है। पूरा घर का सफाई होता है, एक एक सामान को सही जगह पे रखा जाता है, और फिर सजावट भी ऐसा होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज गुड। तो हम जानते हैं कि लोगों का परसेप्शन को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, चेहरा कैसा होना चाहिए, कपड़ा क्या होना चाहिए। तो और जो फेशियल आर्टिस्ट होते हैं, जो लोग मूवी में सजाते हैं एक्टर और एक्ट्रेस को, उनको ही पता होता है कि इंप्रेशन कैसे क्रिएट करना है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो इंप्रेशन है वो लोगों के लुक पर भी डिपेंड करते हैं। स्टार्टिंग में तो लुक पर ही डिपेंड करते हैं। तो जैसे अभी हमको पता चला कि जो बीपीएससी में जो लड़कियां जा रही हैं वो सब साड़ी पहन के जा रही है। तो सब साड़ी पहन के जा रही है, हमको थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ। हम इस पर बिलीव नहीं करते हैं चूंकि सब बातों पर जो आउटवर्ड लुक है, इनर सेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट। बट स्टिल हम नहीं बोल सकते हैं कि मत पहनिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं बोर्ड को, अब चूंकि ट्रेंड बना हुआ है कि सब साड़ी में ही आ रही है, तो बोर्ड हो सकता है बोर्ड को ज्यादा मैच्योर लगता होगा कि साड़ी में आएगी तो ज्यादा मैच्योर लेडी होगी और बेहतर काम करेगी। तो खैर ये बेवकूफ बनाने वाली बात है, बट स्टिल ये दिस इज इंप्रेशन मैनेजमेंट। परसेप्शन, परसीव करो कि हम थोड़ा मैच्योर है। तो और इसमें रेशियल प्रेजुडिस भी काम करते हैं। तो रेशियल प्रेजुडिस मतलब कि अगर सीधा सा बात है, जिनको गोरे लोग लगता हो कि इंटेलिजेंट होते हैं, तो या अट्रैक्टिव लोगों को, जो लोग अट्रैक्टिव दिखते हैं, लोग उनको मान लेते हैं कि इंटरेस्टिंग होंगे, सोशेबल होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, आउटगोइंग होंगे। तो शुरुआत में तो कम से कम ये सब फील कराने के लिए अट्रैक्टिव दिखना भी जरूरी होता है। और रेशियल प्रेजुडिस भी होते हैं, तो जिनको जैसा
पसंद हो तो अगर फिल्म का बात करें तो फिल्म में अगर अच्छा इंप्रेशन देना है वेस्टर्न फिल्म में तो फिर व्हाइट कलर बनाना पड़ेगा। और अब खास करके पहले जो वेस्टर्न कंट्री में जो फिल्म बनते थे तो उसमें जो नौकर चाकर होते थे वो थोड़ा ब्लैक ही बनाए जाते थे, तो वो क्रिएटिंग इंप्रेशंस। आपको पता है कि इंडिया में भी करीब करीब ऐसे ही है कि घर की जो लेडी है, जो हीरोइन है, उससे ज्यादा बेहतर वो जो उसके सर्वेंट है वो नहीं हो सकती। दैट इज क्रिएटिंग इंप्रेशंस, तो दैट इज परसेप्शन। तो खत्म किए बात को, किसी को कुछ पूछना है? नहीं है क्वेश्चन तो फिर कल मेरा क्लास नहीं है, अभी ममता ही क्लास लेगी कल। और परसों देखते हैं कि अगर मेरे लिए कोई टॉपिक होगा तो फिर हम लेंगे परसों क्लास। परसों वेडनेसडे है ना, देखते हैं। तो अभी फिलहाल अभी आप लोग करंट अफेयर्स पढ़िए और वेट कीजिए क्लास खुलने का भी। टेस्ट अपना टाइम से होते रहेगा। क्लोज करते हैं क्लास को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।